नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा प्रमथेश चंद्र बरुआ, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, स्वतंत्र रूप से हर कार्य को जानने वाले प्रमथेश चंद्र बरुआ का जन्म 24 अक्टूबर 1903 को गौरीपुर में हुआ था। बरुआ एक जमींदार के बेटे थे। इनका जन्म असम में हुआ था, गौरीपुर जगह में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई कोलकाता से की और फिर बैचलर ऑफ साइंस में स्नातक की पढ़ाई के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में सन 1924 में की। 18 साल की उम्र में कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और उनकी शादी हो गई, और ये शादी उनके परिवार वालों ने की। उन्होंने 2 और शादी की। उनकी तीसरी पत्नी फिल्म अभिनेत्री जमुना बरुआ थी। उनकी पत्नियों में से एक माधुरी लता या अमलाबाई और पत्नियों में से एक मीना कपूर की चाची थी। अपने स्नातक पढ़ाई के बाद उन्होंने यूरोप की यात्रा की, जहां उन्होंने फिल्म के लिए पहला प्रदर्शन मिला। लौटने के बाद उन्होंने असम विधानसभा में कुछ समय तक सेवा की और स्वराज्य पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन अंततः कलकत्ता चले गए और बाद में फिल्मों में अपना करियर शुरू किया। प्रमथेश बरुआ का फिल्मी दुनिया में कदम रखना आकस्मिक था। शांति निकेतन में रहने के दौरान धीरेन्द्रनाथ गांगुली से उनका परिचय हुआ। बरुआ ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1926 में ब्रिटिश डोमेनियन फिल्म लिमिटेड के सदस्य के रूप में की थी। 1929 में वो पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर पंचशहर नामक फिल्म में दिखाई दिए, जिसमें देवकी कुमार बोस ने निर्देशन किया था। धीरेन्द्र गांगुली द्वारा निर्देशित एक अन्य फिल्म, इस फिल्म आयरिश गैस्पर स्क्रीन नाम है। सविता देवी नामक मुख्य युग की एक अभिनेत्री ने प्रमथेश बरुआ से स्वतंत्र होने और अपने स्वयं का निर्माण करने का आग्रह किया कि आप स्टूडियो बनाएं। प्रमथेश बरुआ यूरोप जाकर फिल्म निर्माण की कला, शिल्प का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। सन 1930 में उनके पिता राजा प्रभात चंद्र बरुआ के गुर्दे की पथरी निकालने के लिए प्रमथेश को इंग्लैंड भेजा गया। साथ में गए। सफल ऑपरेशन के बाद वो वहां से रविंद्रनाथ टैगोर से परिचित पत्र के साथ पेरिस गए और एम रोजर से मिले। उन्होंने पेरिस में सिनेमेटोग्राफी का गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने फॉक्स स्टूडियो में प्रकाश व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल ली। उन्होंने लंदन में एलेस्ट्री स्टूडियो के निर्माण का भी अवलोकन किया। कलकत्ता में अपने स्वयं के निवास में बरुआ फिल्म यूनिट और बरुआ स्टूडियो की स्थापना के बाद वो कलकत्ता लौट आए। इसके बाद उन्होंने अपनी पहली फिल्म अपराधी बनाई, जिसमें उनकी मुख्य भूमिका थी और इसे देवकी ने निर्देशित किया था। भारतीय सिनेमा के इतिहास में आराध्य एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है, क्योंकि ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसमें कृत्रिम रोशनी की तरह शूटिंग किया गया था, यानी कि प्राकृतिक रोशनी नहीं थी, लाइट लगा के शूटिंग किया गया था। उससे पहले भारतीय फिल्मों को सूर्य की रोशनी में रिफ्लेक्टर की सहायता से शूटिंग करनी पड़ती थी। सेट के अंदर लाइट लगाकर रोशनी करके उन्होंने प्रकाश की व्यवस्था के अनुरूप मेकअप की प्रक्रिया में भी आवश्यक बदलाव किया। इस प्रयोग के कारण 50,000 फीट नेगेटिव जो है वो बर्बाद हो गए और 1,000 फीट जो है वो मेकअप में कैसे लगेंगे इसको देखने में बर्बाद हो गए। आराध्य ने सिनेमा में निर्देशकों के लिए तकनीकी वातावरण में आमूलचूल परिवर्तन लाया। सन 1932 में उन्होंने निसार डाक और एकदा जैसी फिल्मों का निर्माण किया। एकदा की कहानी उनके द्वारा लिखी गई थी और इसे सुजीत मजुमदार ने निर्देशित किया था। उन्होंने भाग्यलक्ष्मी फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाई थी, जिसे भारतीय सिनेमा कला के लिए काली प्रसाद घोष ने निर्देशित किया था। सन 1932 में जब टाकी युग आया तो उन्होंने 1983 नाम की अपनी पहली टाकी बनाई। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये बहुत अच्छा प्रयास है
8 दिन की शूटिंग की गई, जिसमें ये फिल्म अपवाद थी, जिसमें बरुआ को बिना किसी विकल्प के छोड़ दिया और वो कंपनी से बाहर चले गए। 1933 में उन्हें बीएन सरकार ने न्यू थिएटर में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था और इससे उन्हें फिल्म निर्माण के रूप में अपने करियर के चरम पर पहुंच गए। उन्होंने फिल्म निर्माण, निर्देशक, अभिनय, पटकथा लेखन, फोटोग्राफी, रचना, संपादक या किसी अन्य आवश्यक कौशल के सभी तकनीक पहलुओं में मास्टर थे। उन्होंने अब न्यू थिएटर के पहले टाकी रूपलेखा को निर्देशित किया, जिसमें उमा शशि के साथ मुख्य भूमिका भी निभाई। 1934 में रिलीज हुई रूपलेखा ने एक और नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। भारतीय सिनेमा में पहली बार कहानी कहने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल किया गया था। बरुआ की फिर देवदास आई। ये पहली बार नहीं था कि शरद चंद्र चटर्जी के बंगाली क्लासिक के दुखद नायक की भारतीय फिल्मों में रूपांतरित किया गया था, लेकिन बरुआ का देवदास का चित्रण इतना जीवंत था कि इसने दुखद नायक को एक किंवदंती बना दिया। उन्होंने बंगाली और हिंदी दोनों संस्करणों का निर्देशन किया। बंगाली संस्करण में मुख्य भूमिका खुद निभाई। ये भी कहा जाता है कि बरुआ की जीवन शैली ने उनके लिए देवदास की भूमिका को इतना सरलता से निभाना संभव बना दिया। देवदास 1935 में रिलीज हुई थी और ये तत्कालीन व्यावसायिक सफल फिल्म थी, बहुत पैसा कमाया था। सिने विद्वानों ने कहा था कि ये भारत में पहली सफल सामाजिक फिल्म है। इसमें भारतीय सामाजिक चित्रों के पूरे दृष्टिकोण को बदल दिया। देवदास को सिने विद्वान द्वारा फ्लैशबैक, क्लोजअप, मोन्टाज, वाइप, विलीन और फेड इन और फेड आउट का उपयोग हुआ इसमें और इसकी सराहना की गई। देवदास को इंटरकट टेलीपैथी शॉट की तकनीक की शुरुआत के लिए विश्व सिनेमा में एक मील का पत्थर माना जाता है। मुक्ति बरुआ द्वारा बनाई गई एक और साहसिक फिल्म थी। मुक्ति देवदास का आधुनिक संस्करण था, जिसमें एक व्यक्ति की उदासीनता को दर्शाया गया था। फिल्म असम की प्राकृतिक सुंदरता की पृष्ठभूमि में फिल्माया गया था। रविंद्र संगीत को पहली बार फिल्मों में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया था। पंकज मलिक ने रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं में से एक को संगीत भी दिया था, डीनल शीश घुमरे देश। इस फिल्म का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फिल्म का एक बड़ा हिस्सा बाहर में शूटिंग किया गया था। इस फिल्म में लगभग 2 दशक बाद ऐसा हुआ था कि यथार्थवादी फिल्म निर्माताओं को बाहर की शूटिंग के लिए अधिक दिलचस्पी हो गई थी। उनकी पिछली फिल्मों में बरुआ एक दुखद नायक थे, लेकिन 1939 में उन्होंने एक फिल्म रजत जयंती बनाई, जिसने लोगों को खूब हंसाया। ये कॉमेडी फिल्म थी। यह फिल्म पहली भारतीय कॉमेडी टॉकी मानी जाती है। उसी वर्ष उन्होंने अधिकार को बनाया, जिसने भारतीय सिनेमा में नए विचार की शुरुआत की। उनकी सामाजिक आलोचना इस हद तक पहुंच गई कि फिल्म ने वर्ग संघर्ष की वकालत की। प्रतीकात्मक के उपयोग का भी बहुत प्रशंसा हुई। बरुआ ने भी पश्चिमी शास्त्रीय स्वर के साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत को मिश्रण करने का प्रयास किया था। इसके लिए उनकी सराहना हुई। उनके द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर ही तमीर बारन ने इन विदेशी संगीत और भारतीय संगीत को मिलाया, जो बिल्कुल असंभव माना जाता था उस जमाने में। 1940 में प्रमथेश बरुआ ने कृष्णा मूवी टोन के लिए शमुकुटी बनाई। शमुकुटी ने दर्शकों से अपने बेहद दुखद दृश्यों के लिए जबरदस्त शमुकुट ने दर्शकों को बेहद दुख प्रदान किया। इस फिल्म के अंदर में 3 मौत के दृश्य दिखाए गए थे, जिसे बरुआ ने शॉर्टकट तकनीक के साथ चित्रित किया था। प्रख्यात फ्रांसीसी फिल्म समीक्षक गेगोर संडोल ने बरुआ को कट शॉट तकनीक के शानदार उपयोग के लिए तारीफ की थी, जो भारतीय सिनेमा की शुरुआती दिनों में से एक अग्रणी प्रयास था। 1941 में प्रदर्शित उनकी फिल्म उत्तरायण भी अपने आप में पथ प्रदर्शन फिल्म थी। इस फिल्म से पहले भारतीय फिल्म की कहानियां क्रेडिट के बाद शुरू होती थी। 1937 में न्यू थिएटर के साथ बरुआ की सफलता देवदास के साथ आई। फिल्म पहली बार बंगाली में बनी थी। बरुआ ने खुद इसमें काम किया था, टाइटल रोल, और इसके बाद उन्होंने 1936 में देवदास को फिर बनाई, जो हिंदी में थी, और इसमें हीरो थे के.एन. सहगल। हिंदी संस्करण पूरे भारत में
एक साथ रिलीज हुई और जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म से बरुआ एक शीर्ष निर्देशक के रूप में स्थापित हो गए। सहगल को भी इस फिल्म से जबरदस्त फायदा हुआ और उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई। देवदास असमिया, बंगाली और हिंदी 3 भाषा में बनी थी। बरुआ ने 1936 में मंजिल के साथ, देवदास 1937 में, मुक्ति 1938 में, अधिवक्ता 1939 में, रजत जयंती बनाई ये सारी पिक्चर है। सन 1940 में जिंदगी का अनुसरण किया। बरुआ की फिल्मों में विमल राय द्वारा फोटो खींचे गए जो बाद में अपने आप में बहुत बड़े निर्देशक बन गए। बरुआ ने 1939 में न्यू थिएटर को छोड़ दिया और उसके बाद फिर लॉन्च किया। हालांकि उनकी न्यू थिएटर की फिल्मों के बाद केवल शीश उत्तर जवाब 1942 आई। उन्होंने द वे ऑफ ऑल फ्लैश में भारतीय संस्करण की योजना बनाई, लेकिन ये कभी अमल में नहीं हुई। उन्होंने भारी मात्रा में शराब पीना चालू कर दिया था और उनका जो है तबीयत बिगड़ने लगी थी। सन 1951 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी फिल्मों के नाम, निर्देशन उन्होंने किया था रूपलेखा 1934, देवदास 1935, माया 1936, मंजिल 1936, देवदास 1936, देवदास 1937, मुक्ति 1937, मुक्ति 1937, रजत जयंती 1939, जिंदगी 1940, शाह मुक्त 1940, मेरा प्राण 1941, उत्तरायण 1941, जवाब 1942, शीश उत्तर 1942, रानी 1943, अमीरे 1945, ईरान की एक रात 1949, माया कानन 1953। जिन पिक्चरों में इन्होंने एक्टिंग की उनका नाम है सुबह शाम, चंद्र कालांका, रानी, जवाब, शीश उत्तर, उत्तरायण, मेयर प्राण, शाप मुक्त, अधिवक्ता, रजत जयंती, अधिवक्ता, मुक्ति, मंजिल, देवदास, रूपलेखा, अपरा चरित्री, बंगाल। इन्होंने इन पिक्चरों में लिखा उनके नाम बता देता हूं। अधिकार 1939, रजत जयंती 1939, अधिकार 1938, मुक्ति 1937, देवदास 1936, माया 1936, देवदास 1935, एकदा 1932। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।